आज हम कर रहे हैं पैरा जंबल। देखो जी, जब हम रीअरेंजमेंट करते हैं, रीअरेंजमेंट कह दो, पैरा जंबल कह दो, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है फर्स्ट सेंटेंस ढूंढना। ठीक है, तो कभी कभी तो अपने को फर्स्ट सेंटेंस दे रखा होता है। फॉर एग्जांपल अपने को S1 दिया होता है, S6 दिया होता है और PQRS दिए होते हैं। तो इसमें तो अपने को S1 और S6 दिया होता है, यानी फर्स्ट और लास्ट सेंटेंस दिया होता है। लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार PQRS दिया होता है और अपने को खुद ही पहला ढूंढना है, सेकंड ढूंढना है, पूरा सीक्वेंस खुद बिठाना होता है। तो अगर आप पैरा जंबल सीखना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि बिना ज्यादा टाइम लगाए हमारा अच्छा स्कोर आ जाए पैरा जंबल में, रीअरेंजमेंट में, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने को ओपनिंग सेंटेंस ढूंढना आना चाहिए। ओपनिंग सेंटेंस का मतलब होता है जो पहला सेंटेंस है, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, वो अपने को ढूंढना आना चाहिए। अगर अपने को वो वाला सेंटेंस ढूंढना आ गया तो अपना 50% काम हो गया। मैं आज आपको कुछ हिंट्स बता रहा हूं कि अगर ऐसा दिखे तो चांसेस ये हैं, ऐसा दिखे तो चांसेस ऐसे हैं। तो कुछ थिंग्स या पॉइंट्स की हम बात कर रहे हैं दैट शुड बी प्रेजेंट इन द ओपनिंग सेंटेंस, जो कि ओपनिंग सेंटेंस में प्रेजेंट होने चाहिए। ठीक है ना? तो लुक फॉर द सेंटेंस दैट क्लियरली इंट्रोड्यूसेस अ पर्सन, प्लेस, कमिटी, टॉपिक, कॉन्सेप्ट इन द पैराग्राफ। यानी जब आपको कुछ स्टेटमेंट्स दे रखी होती हैं तो उनमें से आप एक ऐसे सेंटेंस को ढूंढिए जो कि क्लियरली, जिसके अंदर क्लियरली इंट्रोडक्शन हो रहा हो, यानी पहली बार जिक्र हो रहा हो किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी कमेटी का। कमेटी का मतलब कोई भी बोर्ड, कमीशन, ग्रुप, कुछ भी, टॉपिक का या कंसेप्ट का पहली बार इंट्रोडक्शन हो रहा हो। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस सेंटेंस के अंदर पहली बार ये टॉपिक इंट्रोड्यूस हो रहा है और यही वो टॉपिक है जो पूरे स्टेटमेंट्स में दिखाई दे रहा है, पूरी स्टेटमेंट्स के अंदर वही आपको थीम दिखाई दे रही है, लेकिन वो इंट्रोड्यूस कहां हो रही है? उस पर्सन के बारे में बात। देखो, पैसेज किसी ना किसी टॉपिक के ऊपर होगा, या पर्सन के ऊपर होगा, या किसी प्लेस के ऊपर होगा। तो वो पहली बार उसका जिक्र कहां आ रहा है, ये चीज जिस सेंटेंस में होगी वही चीज अपना ओपनिंग सेंटेंस होगा। अभी आपको बहुत सारे हिंट्स बता रहा हूं, ये पहला हिंट है। सेकेंड, इट मस्ट बी अ फ्री सेंटेंस, नॉट सपोर्टेड वन। यानी एक ऐसा सेंटेंस होना चाहिए जो एक फ्री सेंटेंस होना चाहिए, सपोर्टेड नहीं होना चाहिए। एक ऐसा सेंटेंस जिसे जब आप पढ़ें तो आपको अजीब ना लगे, आपको ऐसा ना लगे कि ये सेंटेंस पहला नहीं हो सकता या इससे पहले कुछ और होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हमने कई बार देखा है कि वो सुना है कि एक बार एक राजा था, वंस देयर वाज अ किंग। अब इस ये जो, जब कोई इंसान को स्टोरी सुनाने लगता है तो अगर ऐसा बोलता है कि एक बार एक राजा था, तो कोई उसको टोकता नहीं है कि स्टोरी शुरू से सुनाओ। तो डेफिनेटली सबको पता है हम शुरू से ही सुना रहे हैं। लेकिन अगर कोई बंदा स्टोरी यूं सुनाए कि उसी वक्त चोर ने अंदाजा लगा लिया, तो स्टोरी सुनने वाला क्या कहेगा? अरे भैया, किस वक्त? और स्टोरी में चोर एकदम से कैसे आ गया? और तभी उस आदमी ने चोर को पकड़ लिया। अरे कौन आदमी? तो इट मीन्स जो आपका सेंटेंस है वो ऐसा होना चाहिए जिसे सुनने के बाद ऐसा ना लगे कि इसे समझने के लिए इससे पहले की स्टोरी मालूम हो, या इससे पहले कुछ और सेंटेंसेस होने चाहिए थे। तो बिल्कुल फ्री सेंटेंस होना चाहिए, उसको किसी सेंटेंस की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उससे पहले उसको कोई प्रीवियस एक्सप्लेनेशन की जरूरत ना पड़े। द सेंटेंस कैन स्टैंड अलोन, नो क्वेश्चन अराइजेस इन द माइंड, यानी माइंड में कोई क्वेश्चन ना आए जब आप वो सेंटेंस को सुने। नेक्स्ट है, a topic or an issue is generally introduced or defined in a pattern like subject plus is are। जब आप पहली बार किसी टॉपिक को इंट्रोड्यूस करते हैं, किसी पर्सन को इंट्रोड्यूस करते हैं, किसी को भी इंट्रोड्यूस करते हैं, तो जनरली आपको ऐसा फॉर्मेट दिखाई देता है, यानी सब्जेक्ट प्लस इज या आर वाला। देखिए, इंडिया इज अ बिग कंट्री, डेफिनेटली इस वक्त इंडिया के बारे में कुछ बात होने वाली है और कहानी आगे चलेगी। तो ये देखो, ये सब्जेक्ट है और ये इज आर है। करप्शन एंड क्राइम आर, तो ये हमारा सब्जेक्ट है और उसके बाद ये आ रहा है।
तो एक तरीका है कि जब किसी चीज को इंट्रोड्यूस किया जाता है तो अपने इज और आर की हेल्प लेते हैं। तो आपको ये भी एक हिंट है, हो सकता है इस तरह के एक से ज्यादा सेंटेंस भी पैराजंबल में मौजूद हो, लेकिन आपको दिमाग अपना लगाना है, ये मैं सिर्फ हिंट्स बता रहा हूं, ठीक है। जो ओपनिंग सेंटेंस होता है जनरली वो इसी तरीके से स्टार्ट होता है कि नाउन या द नाउन या इट और देयर जब कैसा काम कर रहे हो, जब वो एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जैसा काम कर रहे हो, ठीक है ना, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जैसा काम कर रहे हो, मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। देखो अभी ये इंडिया क्या है, ये नाउन है, ठीक है ना। करप्शन एंड क्राइम क्या है, नाउन ही है दोनों के दोनों। तो देखो मतलब या अपने द से, जैसे अगर मैं कहूं द पीपल ऑफ इंडिया, ठीक है, तो अब ये द प्लस नाउन हो गया। यानी जो ओपनिंग सेंटेंस है चांसेस ज्यादा कैसे रहते हैं, या तो सिर्फ नाउन से या द प्लस नाउन से। बहुत रेयर चांस होते हैं कि इट और देयर से भी वो स्टार्ट हो जाए, लेकिन जब हमारा ओपनिंग सेंटेंस इट या देयर से स्टार्ट होता है उस वक्त इट और देयर प्रोनाउन जैसा काम नहीं करते, बल्कि एक इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जैसा काम करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल इट हैज बिकम वेरी कॉमन नाउ अ डेज, यानी अगर ये सेंटेंस यहां पे जैसे भी मैंने लिखा है इट हैज बिकम वेरी कॉमन नाउ डेज, यानी ये चीज आजकल बहुत कॉमन हो गई है, क्या, इट हैज बिकम वेरी कॉमन नाउ अ डेज टू डैश डैश डैश, कुछ भी यहां पे अगर आ जाए, मान लो अगर यहां पे कुछ आ जाए या दैट लगा के मैं कोई लाइन आगे कर दूं, इट मींस जो चीज कॉमन है वो अभी आगे आने वाली है, क्या कॉमन हो गया है, ऐसा क्या कॉमन हो गया है। तो इट जो है वो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जैसा काम कर रहा है। ये लाइन ऐसे स्टार्ट हो सकती है, मतलब ये लाइन अगर इस तरह से कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो मतलब वो इंट्रोडक्टरी सेंटेंस बन सकता है, वो स्टेटमेंट इंट्रोडक्टरी हो सकती है। ऐसी देयर से, तो जब देयर से स्टार्ट होता है, मान लो अगर मैं कहूं देयर वाज अ किंग, तो देयर वाज अ किंग एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो सकता है। देयर वाज अ टाउन, एक बार एक राज्य था, तो ये एक सेंटेंस हो सकता है, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि आपको देखना पड़ेगा कि देयर किस तरीके का काम कर रहा है। नेक्स्ट देखिए, ए और एन प्लस कॉमन नाउन। अब आई होप आप सबको पता है कॉमन नाउन क्या होता है। यानी अगर आपको किसी स्टेटमेंट के अंदर शक हो रहा हो कि यहां से इंट्रोडक्शन हो रहा है और वहां आपको अगर ये चीज भी दिख जाए, यानी किसी कॉमन नाउन के पहले ए एन दिख जाए, जैसे अभी हमने वो बात कही थी, ये देखिए कंट्री जो है ये कॉमन नाउन है, ये कॉमन नाउन, ठीक है। और कंट्री से पहले आपको अ दिखाई दे रहा है, इंडिया इज अ बिग कंट्री। ऐसे ही मान लो अ बॉय आ जाए, एन एजुकेशनल प्रोग्राम आ जाए, ठीक है ना। वंस देयर वाज अ बॉय इन अ फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट भी क्या है, जो जंगल है, तो जंगल को काउंटेबल माना जा सकता, क्योंकि जंगल काफी सारे हैं, फॉरेस्ट भी होता है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे ये देखो अ बॉय भी आ रहा है, जो अ बॉय, तो बॉय तो कॉमन नाउन पक्का ही है ना। तो कहने का मतलब ये है कि आपको ऐसी निशानी दिख सकती है, आपको ऐसी निशानी दिख सकती है। वंस का तो आपको मालूम ही है, वंस देयर वाज है, ठीक है ना। तो देयर वाज से भी स्टार्ट हो सकता है, देयर वाज अ बॉय इन अ फॉरेस्ट। तो वो डिपेंड करता है कि कहानी अगर शुरू हो रही है तो ये बहुत बड़ी निशानी है कि ए और एन प्लस अगर कॉमन नाउन दिखाई दे तो चांसेस हैं कि वो सेंटेंस इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो सकता है। अब हम बात कर रहे हैं कुछ ऐसी चीजों की जो ओपनिंग सेंटेंस में कतई नहीं होनी चाहिए, जो ओपनिंग सेंटेंस में बिल्कुल भी नहीं होने चाहिए।
जैसे इट विल नॉट हैव प्रोनाउंस इन द स्टार्टिंग, सेंटेंस की स्टार्टिंग में तो कभी भी प्रोनाउन होना ही नहीं चाहिए। यानी अगर कोई सेंटेंस इस तरह से स्टार्ट हो रहा है, ही से, दे से, शी से, ठीक है ना, तो ये मान के चलो पक्की बात है कि वो सेंटेंस कभी भी ओपनिंग सेंटेंस हो ही नहीं सकता, क्योंकि अपने को पता ही नहीं शी कौन है, ही कौन है, दे कौन है। ठीक है, तो ओपनिंग सेंटेंस कभी भी प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं होगा। फिर तो ओपनिंग सेंटेंस में जनरली जब आपको प्रोनाउन बीच में भी कहीं दिखे तो भी आराम से चेक करो। अगर बीच में भी कहीं प्रोनाउन आ रहा है, जरूरी नहीं सिर्फ ओपनिंग पर ही देखना अपने, बीच में भी अगर आप देखो उसको भी, अगर वो जस्टिफाई नहीं हो रहा तो नहीं आ सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कहूं वंस देयर वाज अ बॉय, he was very brave, once there was a boy he was very brave। अब क्योंकि यहाँ पे एक बार बॉय का जिक्र आ गया है, तो इस वजह से अगर यहाँ पे ही आ रहा है तो ये सेंटेंस सही है, ये पहला सेंटेंस हो सकता है, क्योंकि पहली स्टेटमेंट के अंदर जो ही आ रहा है ये जस्टिफाई हो रहा है, हमें पता लग रहा है ही किसके लिए आ रहा है। लेकिन अगर मैं कहूं कि अगर कोई सेंटेंस ऐसा हो कि जिसके अंदर कहीं पे भी बीच में हिम आ गया, हिज आ गया, देम आ गया, तो अगर पहले सेंटेंस में अगर कुछ ऐसा आ रहा है हिम, हिज, देम, और आपको पता नहीं चल रहा है ये किसके लिए आ रहा है, तो इसका मतलब वो गलत है, वो चीज ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकती। तो ओपनिंग सेंटेंस के अंदर स्टार्टिंग में तो प्रोनाउन आ ही नहीं सकता, और बीच में भी कहीं आता है तो चांसेस यही है कि ओपनिंग सेंटेंस नहीं होगा। फिर उसके बाद ये जो वर्ड्स है दिस, दैट, दीज, दोज, सच, ये वर्ड्स भी ओपनिंग सेंटेंस के अंदर नहीं आ सकते, ये वर्ड्स भी ओपनिंग सेंटेंस के अंदर नहीं आ सकते। सच पीपल आर वेरी डेंजरस, इस तरह के लोग बहुत डेंजरस होते हैं। सच का मतलब इस तरह के लोग बहुत डेंजरस होते हैं। तो किस तरह के लोग डेंजरस होते हैं? दिस टेक्निक इज वेरी पॉपुलर इन इंडिया। कौन सी टेक्निक? मैंने कहा था कि ओपनिंग सेंटेंस वही होना चाहिए जिसे पढ़ने के बाद माइंड में कोई सवाल ना आए, तो इसमें तो आ रहा है। कौन सी टेक्निक? तो कहने का मतलब ये जो 5 शब्द दिखाई दे रहे हैं ये भी आपको ओपनिंग सेंटेंस के अंदर दिखाई नहीं देने चाहिए, ठीक है ना। तो कोई एक्सेप्शनल केस हो सकता है जहां अगर ये आ रहे हैं तो जस्टिफाई भी हो रहे हैं, नहीं तो ध्यान रखना है आपको। फिर जो ओपनिंग सेंटेंस है उसके अंदर आपको कंजंक्शंस का इस्तेमाल नहीं करना। तो कंजंक्शंस कौन होते हैं? जो कॉन्ट्रास्ट वर्ड्स होते हैं या जो कॉन्टिन्यूएशन करते हैं, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली बस यहाँ इतना ही लिखना है कि थर्ड पॉइंट पे आपको कंजंक्शंस लिखना है कि कंजंक्शंस को आपने ध्यान रखना है कि फर्स्ट सेंटेंस जो है उसमें कंजंक्शन से स्टार्टिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। स्टार्टिंग नहीं होनी चाहिए, कंजंक्शन से स्टार्टिंग नहीं होनी चाहिए। ऐसे तो बीच में हो सकते हैं, बस स्टार्टिंग नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है ना। कंजंक्शन से स्टार्टिंग। अब आप खुद सोचो, क्या सो से सेंटेंस स्टार्ट हो सकता है? क्या कोई सेंटेंस, क्या कोई कहानी सो से स्टार्ट हो सकती है? बट से स्टार्ट हो सकती है? हाउएवर से स्टार्ट हो सकती है? ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि आप खुद सोचिए, एंड फाइनली, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनसे कभी कोई कहानी, कभी कोई पैसेज, कभी कोई पैराग्राफ स्टार्ट नहीं हो सकता। तो ये कंजंक्शंस है, ये सेंटेंस को बड़ा करने में हेल्प करते हैं, कॉन्ट्रास्ट दिखाने में, कॉन्टिन्यूटी दिखाने में, ठीक है ना, इस चीज को दिखाने में हेल्प करते हैं। तो ध्यान रखना इनका बहुत ज्यादा ध्यान रखना।
नेक्स्ट है, अब वो चीजें जो नहीं आनी चाहिए उनमें और जो चीज है वो है एक्रोनिम्स एंड शॉर्ट फॉर्म्स। एक्रोनिम्स एंड शॉर्ट फॉर्म्स, ये तो है एक्रोनिम, इनको बोलते हैं एक्रोनिम। खैर एक्रोनिम्स यही होते हैं, ये शॉर्ट फॉर्म। जब आप किसी बड़े नाम को छोटा कर देते हैं, छोटे का मतलब पूरा नहीं लेते, तो वो शॉर्ट फॉर्म हो जाती है, ठीक है ना। जैसे मिस्टर धवन, मिस्टर गौरव धवन बोलने की वजह अगर आप मिस्टर धवन बोलते हैं तो शॉर्ट फॉर्म है। और एक्रोनिम का मतलब होता है कि जब आप किसी अक्षर का, किसी 3 वर्ड है, 3 वर्ड्स के पहले पहले आपने लेटर ले लिए तो वो एक्रोनिम बन जाता है। तो एक्रोनिम और शॉर्ट फॉर्म कभी भी पहले सेंटेंस में नहीं आ सकते, बहुत 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 ध्यान रखना है। यानी मान लो ये पैराजंबल्स की ये कुछ मान लो सेंटेंस है, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, एस है। मान लो इस सेंटेंस के अंदर कहीं आया था कि मिस्टर गौरव धवन, यहाँ पे पूरा लिखा हुआ था मिस्टर गौरव धवन, और यहाँ पे आर पे कहीं लिखा हुआ है मिस्टर धवन, तो ये चीज की गारंटी है कि ये जो आर वाला सेंटेंस है इससे स्टार्टिंग कभी नहीं हुई, क्योंकि हम छोटा नाम तभी लेंगे जब हमें पहले पूरा नाम बताया गया होगा। तो ऐसे ही मान लो अगर किसी सेंटेंस के अंदर पहले लिखा हुआ है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और फिर किसी और सेंटेंस के अंदर सिर्फ WHO लिखा हुआ है, तो WHO वाला सेंटेंस कभी भी स्टार्टिंग सेंटेंस, ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो पाएगा। तो ये वाला पॉइंट हमारी बहुत हेल्प करेगा, बहुत हेल्प करेगा। तो देखो ये सारे के सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो कभी ना कभी कैसे ना कैसे आपकी हेल्प करेंगे और हमें ओपनिंग सेंटेंस तक बहुत जल्दी लेके जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द प्लस कॉमन नाउन। देखो अभी मैंने आपसे ये बोला था थोड़ी देर पहले कि अ या एन प्लस कॉमन नाउन, अ या एन प्लस कॉमन नाउन, मैंने कहा था कि अ या एन प्लस कॉमन नाउन ओपनिंग सेंटेंस में दिखाई देना चाहिए। मतलब अगर ये दिखाई देता है तो हिंट है, चाहिए तो क्या है, मतलब ये हिंट है। अगर इस तरह की चीज निशानी आपको दिखाई देती है तो ओपनिंग सेंटेंस होगा। लेकिन अगर कॉमन नाउन के पहले द लग गया तो 100% ये जो स्ट्रक्चर है ये ओपनिंग सेंटेंस में नहीं आ सकता। जैसे मैंने लिखा ये मान लो लिखा हुआ है द बॉय वाज ब्रेव, द फॉरेस्ट वाज वेरी डेंस। अगर मान लो अगर मुझे देखना होगी क्या ये सेंटेंस पहला हो सकता है, क्योंकि बॉय यहाँ पे कॉमन नाउन है, बॉय कॉमन नाउन है और कॉमन नाउन के पहले क्या लगा हुआ है द, इसका मतलब हो गया कि वो लड़का बहुत बहादुर था। कौन सा लड़का, हमारे माइंड में सवाल आ गया, कौन सा लड़का, वो लड़का बहुत बहादुर था। द फॉरेस्ट वॉज वेरी डेंस, वो जंगल बहुत घना था। कौन सा जंगल, दुनिया में बहुत सारे जंगल है। तो इसी वजह से जब देखो मैंने अगर मैं लिखूं कि once there was a boy in a forest, अब मैंने पहली बार कॉमन नाउन का जिक्र किया, ये बॉय यहाँ पे पहली बार आया है, ये कॉमन नाउन है इसीलिए इसके आगे अ लगा। ये फॉरेस्ट पहली बार आया है इसी वजह से इसके आगे क्या लगा, अ। यानी दोनों चीजों का जिक्र पहली बार हो रहा है। क्योंकि अब हमें पता है लड़का कौन सा था तो हमने द बॉय कर दिया, हमें पता है वो जंगल कौन सा है तो हमने द कर दिया। तो इट मींस अगर आपको द प्लस कॉमन नाउन दिखाई दे तो इसका मतलब ये है कि वो ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता। तो ये कॉमन नाउन में कुछ भी हो सकता है, प्लेस, आइडिया, टॉपिक, कोई ग्रुप, कमीशन, कमेटी, बोर्ड, बॉडी, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो आपको ध्यान रखना, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला। तो नेक्स्ट देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था कि जो कंजंक्शंस होते हैं, तो ट्रांजिशन वर्ड्स का मतलब क्या होता है, कंजंक्शंस या एडवर्ब्स। इनसे कभी भी हमारा ओपनिंग सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। मैंने आपसे कहा था कि इनसे कभी भी अपना ओपनिंग सेंटेंस स्टार्ट नहीं होता। तो मैं आपको नोट्स तो मैं दे ही दूंगा। ये कुछ कंजंक्शंस हैं और एडवर्ब्स हैं जिनको आपको कम से कम मेरे हिसाब से 10 बार कॉपी में लिखना चाहिए। ये आपकी बहुत हेल्प करेंगे
ये वो वर्ड्स हैं जिनसे कभी भी ओपनिंग सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। तो मेरे साथ एक बार थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लो, थोड़ा सा एक बार पढ़ लो, ताकि आपको, अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन देने वाला हूं अभी मैं आपको, तो आपकी हेल्प भी हो जाए। देखो एक बार पढ़ लो। ऑल्दो, दो, इनफैक्ट, इफ, अनटिल, यानी जितने भी एक तो कंडीशनल वर्ड्स थे, ठीक है, उससे भी आपको ध्यान लग जाएगा। इफ, until, since, but, after, alternatively, besides, then, yet, because, consequently, notwithstanding, तो खैर आपको आइडिया लग ही जाएगा कि ये वो वर्ड्स है जिनसे स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है ना। देखो अब जैसे मैंने आपको कहा था एट लास्ट, या अगर मैं यहां से कहूं इन कंक्लूजन, तो इन कंक्लूजन से कभी पहली लाइन स्टार्ट हो सकती है। एट लास्ट यानी आखिरकार, फाइनली अंत में, आखिरकार। ठीक है, तो आपको खुद देखना पड़ेगा कि ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो एंडिंग होने का इशारा तो कर रहे हैं लेकिन स्टार्ट होने का नहीं कर रहे। ठीक है जी। तो अब ये पहले मैंने आपको ये मेन चीजें समझा दी हैं। तो अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं और आपको उनका सिर्फ स्टार्टिंग सेंटेंस बताना है मुझे, कि स्टार्टिंग सेंटेंस उनमें से कौन सा है। ठीक है, आर यू रेडी? ओके, तो शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस। लो बताओ, ए और बी में से पहला ओपनिंग सेंटेंस कौन सा होगा? अब मुझे ये बताओ कि जो दूसरे वाला है वो क्यों नहीं होगा? ऐसा क्या दिखा आपको दूसरे वाले में? देखो जी, आपको बी सेंटेंस के अंदर एक चीज दिखाई दे रही होगी, इनफैक्ट। ठीक है, ये दिखाई दे रहा है इनफैक्ट। तो कहने का मतलब ये, अभी हमने पढ़ा भी था कि इनफैक्ट एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसा एडवर्ब है जिससे आप सेंटेंस स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है ना, तो ध्यान दो। देखो जी, इनफैक्ट का मीनिंग क्या होता है? इनफैक्ट का मतलब क्या होता है? इनफैक्ट का मतलब होता है यहां तक की। इनफैक्ट का मीनिंग होता है यहां तक की। तो यहां तक की ये वर्ड आप अपने कब बोलते हैं? यहां तक की। वो भी, उसने भी खाना खा लिया, उसने भी खाना खा लिया, यहां तक की उसने भी खाना खा लिया। तो ये जो शब्द है ना यहाँ, इस इनफैक्ट इसका मतलब होता है यहां तक की। ये गारंटी है कि इससे पहले कोई और बात हो रही है। वो कह रहे हैं कि यहां तक कि जो अनब्रांडेड प्लेयर्स हैं उन्होंने भी ऐसे पैक्स ऑफर किए हैं जो जो साइज में क्या है, ब्रांडेड प्रोडक्ट से डबल है, और उनकी क्वालिटी और प्राइस उनसे चीपर है। ठीक है ना, और क्वालिटी मतलब बेटर है और प्राइस चीपर है। तो कहने का मतलब ये है कि आजकल वो क्या कह रहे थे, फ्रेंडली वॉश बाय मेनी अदर स्मॉलर ब्रांड्स हैव चैलेंज्ड द जायंट्स बाय ऑफरिंग प्राइसेस व्हिच अट्रैक्टेड द वैल्यू कॉन्शियस इंडियन कंज्यूमर। यानी फ्रेंडली वॉश का मतलब होता है कि जो जो डिटर्जेंट है वो हाथों को नुकसान ना पहुंचाए, वो फ्रेंडली हो। तो कह रहे हैं कि फ्रेंडली वॉश जो है ना, वो छोटी छोटी कंपनियों ने भी जो है वो ऑफर करना शुरू कर दिया है, और उनकी क्वालिटी भी बड़ी अच्छी है, और वो चैलेंज दे रहे हैं बड़े बड़े जायंट्स को। जायंट्स का मतलब जो बड़े बड़े ब्रांड है, जैसे कि सर्फ एक्सेल है, या रिन है, विम है, या टाइड है, तो उनको भी चैलेंज दे रहे हैं। ये भी अपने बाद में बताएंगे। ओके, फटाफट बताओ पहले इसमें बताइए कि क्या हो सकता है स्टार्टिंग सेंटेंस। हमने एक रूल बताया था कि प्रोनाउन से कभी भी ओपनिंग सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। तो दे आ रहा है, तो इसका मतलब यहां से ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता। इसके अंदर ही आ रहा है, ये भी ओपनिंग सेंटेंस, तो फिर किसी से तो स्टार्ट होगा, तो ये होगा। ठीक है ना। नेक्स्ट पे आ जाओ, नेक्स्ट पे। इसमें बताओ कौन सा होगा ओपनिंग सेंटेंस। देखो, ए से स्टार्टिंग नहीं हो सकती क्योंकि इसके अंदर एक ऑल दो शब्द आ रहा है। ठीक है,
बी में आपने इसलिए सोच लिया क्योंकि आपको वंस दिखाई दे रहा है। वंस का मतलब एक बार होता है, कि एक बार जब ऐसा हो जाता है, या एक बार एक राजा था। लेकिन यहाँ आप देखो तो सही, क्या वंश से क्या कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, क्या कुछ नया स्टार्ट हो रहा है? जी नहीं। और उल्टा यहाँ पे दे दिखाई दे रहा है आपको, दे। वंस इन ऑफिस दे रिसीव फ्रेंड्स, वो लोग अपने फ्रेंड से मिलते। कौन लोग? कौन लोग? वाइल क्या चीज है? वाइल एक एडवर्ब भी होता है, एक कंजंक्शन भी है एक। तो ये एक एडवर्ब भी है, एक कंजंक्शन भी है, वाइल से स्टार्ट नहीं हो सकता। खत्म। बी खत्म, ए खत्म। डी में दोज क्या है? मैंने आपको बताया था, दिस, दैट, दीज, दोज। और इवन भी वैसा ही वर्ड है। अगर आपको इवन दिखाई दे जाए तो भी सेंटेंस ओपनिंग सेंटेंस नहीं हो सकता। इवन का मतलब भी इनफैक्ट जैसा ही होता है। इवन भी किसके जैसा है? इनफैक्ट जैसा ही होता है। इसका मतलब भी क्या होता है? यहां तक कि वो लोग जो नौकरी लगे हुए हैं, इसका मतलब ये लाइन स्टार्टिंग नहीं हो सकती, ये भी नहीं हो सकता। क्वाइट एक एडवर्ब है, ठीक है ना? मतलब ये जो क्वाइट है, ये खुद एक एडवर्ब है। ऑफन भी एक एडवर्ब ही है। तो क्वाइट ऑफन एक साथ वर्ड यूज किया जाता है कि काफी बार। ऑफन का मतलब बार वाली साइड हो जाता है ना अभी, कितनी बार में, तो ऑफन यानी आमतौर पर। तो क्वाइट यानी काफी। इस क्वाइट का मतलब क्या है? काफी, काफी बार। तो कहने का मतलब ये है कि क्वाइट ऑफन वर्ड खुद एक एडवर्ब है, तो इससे भी सेंटेंस स्टार्ट नहीं हो सकता। ठीक है ना? तो फिर अब इससे क्यों स्टार्ट हो रहा है? पहली बात तो अब यहां देखिए कि यहां पे वर्क क्या है? नाउन है, और ये इज आ रहा है। उसके बाद मैंने आपको बताया था नाउन इज। दूसरी बात मैंने कहा था कि उसके अंदर किसी पर्सन, प्लेस, टॉपिक या किसी आइडिया का जो क्लियर कट इंट्रोडक्शन हो। तो ये पूरा टॉपिक इस चीज पे है कि इंडिया में काम की इज्जत नहीं होती। उसके एग्जांपल दे रखे हैं कि इंडिया में काम को लोग सीरियसली नहीं लेते। तो वो टॉपिक शुरू कहां से हुआ? काम वाला, कि यहां से स्टार्ट हुआ। वर्क इज नॉट इंट्रिंसिकली वैल्यूड इन इंडिया। पहली बात तो इसके अंदर आपको प्रॉपर नाउन आ गया हमारे पास। यानी हम ये जितनी भी बातें कर रहे हैं, ये इंडिया के बारे में कर रहे हैं। हम पूरे 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 वर्ल्ड की बात नहीं कर रहे। हम ये सब कुछ काम किसके लिए कर रहे हैं? इंडिया के लिए कर रहे हैं। फिर इसमें हमें टॉपिक टॉपिक भी मिल गया, ये रहा वर्क। हमें यहाँ पे टॉपिक भी मिल गया कि वर्क इज नॉट इंट्रिंसिकली वैल्यूड इन इंडिया। तो ये सब्जेक्ट और इस वाली कहानी से भी आपको दिखाई देगा कि एक टॉपिक का इंट्रोडक्शन हो रहा है। और हमें यहाँ पे जो है ये जगह भी आ गई। देखो, ऑल्दो देयर आर लार्ज रीजनल वेरिएशंस, इसका मतलब होता है कि हालांकि यहाँ पर बहुत सारी क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं। यहां पर मतलब कहां पर? वो जगह तो पता हो कि हम किस जगह की बात कर रहे हैं, कि यहां पर बहुत सारी क्षेत्रीय विभिन्नताएं हैं। तो ये जगह कौन सी है? ये इंडिया है। हम इंडिया की बात कर रहे हैं। तो ये चीज पहले बता दी गई है। तो ये है, यहां से इंट्रोडक्शन हो रहा है। तो देखो, कौन सा सेंटेंस इंट्रोडक्टरी सेंटेंस है, ये पता तभी लगेगा अगर आप बाकियों को काटेंगे, एलिमिनेट करेंगे, कारण ढूंढेंगे भी ये क्यों नहीं हो सकता। आपका दिमाग ऐसे नहीं चलना चाहिए कि ये वाला है। आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए कि ये वाला क्यों नहीं हो सकता, ये वाला क्यों नहीं हो सकता। आपको ऐसे सोचना है, तब जाके आपको जब जिसमें कोई बात नहीं मिलेगी, वो जाके ओपनिंग सेंटेंस आपका अपने आप बन जाएगा। तो आपको ढूंढना है कि क्या इसके अंदर मेरे को कोई प्रोनाउन दिखाई दे रहा है, क्या इसके अंदर मेरे को कोई कोई एक्रोनिम दिखाई दे रहा है, कोई शॉर्ट फॉर्म दिखाई दे रही है, कोई द प्लस कॉमन नाउन दिखाई दे रहा है। ऐसा कुछ दिखाई दे रहा है क्या? आगे चलते हैं। चलो जी, बताओ इसके अंदर अब ए क्यों नहीं हो सकता पहला सेंटेंस?
माइकल हॉफमैन जो कि पोएट और ट्रांसलेटर हैं, वो एक्सेप्ट करते हैं इस दुखद बात को। फैक्ट का मतलब तथ्य भी होता है, इसको आप तथ्य कह सकते हो, तथ्य। ये आधा थ है, ठीक है ना, सही बन नहीं रहा है, तथ्य। तो इस दुखद बात को, इस दुखद फैक्ट को, कौन से दुखद बात को, कौन सी हमें पता नहीं है ना, तो इसमें बट आ गया, ये हो नहीं सकता। इसके अंदर ही आ गया, ये हो नहीं सकता। इसके अंदर देखो अकेला हॉफमैन आया है, पूरा नाम क्या है, माइकल हॉफमैन। पूरा नाम क्या है, माइकल हॉफमैन। इसके अंदर क्या है, आधा नाम आया है, ठीक है ना। इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल सही है। और इसके अंदर एक टॉपिक भी आ रहा है, और वो टॉपिक ये है कि ट्रांसलेटर्स जो हैं उनको नर्सेज और स्ट्रीट क्लीनर्स के जैसा समझा जाता है। चलो जी, ये बताओ, एफ ही सही आंसर है, यानी एफ से ही स्टार्टिंग होनी चाहिए। ए में आपको ही दिखाई दे रहा है, बी के अंदर आपको हिज दिखाई दे रहा होगा, ही दिखाई दे रहा होगा, सी में दे आ रहा है, और फिर यहाँ पे ही आ रहा है, और फिर ही आ रहा है। अब किसी से तो स्टार्ट करना ही है, ठीक है ना। चलो, और वैसे भी टेलर क्या है, टेलर एक कॉमन नाउन है, और आ रहा है, किसके लिए आ रहा है, कॉमन नाउन के लिए आ रहा है। चलो यहां बताओ, इसमें दिस आ रहा है, इन दिस रिगार्ड। इन दिस रिगार्ड का मतलब होता है इस मामले में। तो कौन से मामले में, यहां पे दे आ गया, और इसमें दिस आ गया, और इसमें आपको बट दिखाई दे रहा है, ठीक है। सी आंसर है, सी, सी आंसर है। लो जी, बताओ जरा इसके बारे में, नेक्स्ट देखो फटाफट। प्लीज नोट करो, एक फॉर्मर आ रहा है। ये जो वर्ड होते हैं ना, फॉर्मर एंड लेटर, ध्यान रखना, ये दो वर्ड्स हैं, फॉर्मर एंड लेटर। फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला, और लेटर का मतलब होता है बाद वाला। तो फॉर्मर और लेटर, ये दोनों शब्द हम तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब जब अपने को ये LATTER वाला है, ये दोनों शब्द अपने तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब अपने जब दो चीजों की बात हुई हो। अगर दो चीजों की बात हुई है तभी हम ये वाला वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो द फॉर्मर का मतलब हो गया जो पहले वाला एक्ट था वो उसकी बात कर रहा था, जो दूसरे वाला एक्ट था वो इसकी बात है। ये ना लेटर, जो लेटर है वो इसकी बात है। तो पहला और दूसरे वाले की बात अभी आई कहां, तो यहां आ रही है कि दो एक्ट थे, एक वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था, एक आर्म्स एक्ट था। तो ये जो एक्ट की बात हो रही है ये अभी बाद में आ रही है, इस वजह से इसके अंदर आपको द गवर्नमेंट दिखाई दे रहा है। ये छोटा नाम है द गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट खुद एक कॉमन नाउन है, ठीक है। और ये द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ये पूरा नाम है द ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि ब्रिटिश एक प्रॉपर नाउन है, ठीक है। यहाँ पे दीज आ रहा है, दीज की वजह से ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, और ये फॉर्मर और लेटर की वजह से नहीं हो सकता। ठीक है, चलो भैया आज के लिए एक बार इतना ही है। आई होप मजा आया होगा।